Our next topic is effect of bonding on the properties of compounds. And our first property is solubility. Solubility के बेसिक कंसेप्ट से हम सब फेमिलियर हैं. लाइक डिजॉल्व्स लाइक का प्रिंसिपल आप अप्लाई करते हो. एक पोलर सॉल्वेंट हमेशा पोलर सोल्यूट के लिए विलिंगनेस दिखाता है. पोलर सॉल्वेंट पोलर सोल्यूट को डिसॉल्व करता है. नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सोल्यूट को डिसॉल्व करेगा. सो वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू कि आज हम इस कंसेप्ट को ठीक करना है. क्यों एक पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता? क्यों एक नॉन पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता? रिगार्डिंग solubility, I am going to divide this topic into two portions. First of all, solubility of ionic compounds. Most ionic compounds are soluble in water but insoluble in non-aqueous solvents. Like आप जैसे हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, 1 मोल सोडियम क्लोराइड आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो बेसिकली सोलबिलिटी को डिसाइड करते हैं दो फैक्टर. फर्स्ट वन इज लैटिस एनर्जी, सेकंड वन इज हाइड्रेशन एनर्जी. सो बिफोर गोइंग टू फर्दर डिस्कशंस आई वुड लाइक कि हम इन्हें क्लियर कर दें. लैटिस एनर्जी, the amount of energy required to break one mole crystal lattice into gaseous ions is called lattice energy. जैसा कि टर्म से इंडिकेट किया जा रहा है, लैटिस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को कंसीडर करते हैं. लाइक इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड्स, वो एनर्जी जो आप एब्जॉर्ब करवाते हैं, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, एब्जॉर्ब होती है to break 1 mole of bond into component ions is known as lattice energy. Bond breaking is always endothermic process. तो पहले आप बेसिकली आयंस को स्प्लिट करके सेपरेट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं. सेकेंड वन, हाइड्रेशन एनर्जी. The energy released when solute particles bind to the water molecules in the solution is called heat of hydration. Hydra means water. So जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को सेपरेट करते हैं, देन फिर आप सॉल्वेंट के साथ इनका इंटरेक्शन स्टडी करते हैं. फिर आप सॉल्वेंट को इनवाइट करते हैं कि इन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व किया जाए. तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक. जब वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन सोल्यूट कंपोनेंट्स को सराउंड करेंगे, इन्हें डिसॉल्व करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कैरी आउट होगा, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी. और हाइड्रेशन एनर्जी के कंसेप्ट से जो हीट रिलीज होती है, दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन. तो क्राइटेरियन क्या है? आफ्टर डिस्कसिंग दीज टू टॉपिक्स, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी एज वेल, क्राइटेरियन ये है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड डोमिनेंट हो जाता है ओवर लैटिस एनर्जी, देन सोलबिलिटी डन. और अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, दैट मीन्स के आपकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से डोमिनेंट नहीं है, आपकी हाइड्रेशन एनर्जी उन अट्रैक्शंस को ओवरकम नहीं कर सकती जिनके थ्रू आयनिक कंपाउंड अटैच था, देन सोलबिलिटी नहीं होगी. सो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से या इक्वल है, सोलबिलिटी हो जाएगी. और अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, और यू कैन से लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, तो फिर वो आयनिक कंपाउंड कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे. सेकेंड वन इज solubility of covalent compounds. Covalent compounds dissolve in non-polar organic solvent such as benzene, ether, non-polar solvents. So same is the case with this concept. If attractive forces of solvent molecules in non-polar are enough
for overcoming the intermolecular forces of attraction in covalent compounds. Hence, covalent compounds dissolve easily non-polar solvents. सॉल्वेंट का सोल्यूट के साथ जो इंटरेक्शन बनना है, अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की इतनी स्ट्रांग हैं कि वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स उन कोवलेंट कंपाउंड्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ओवरकम कर जाती हैं तो सोलिबिलिटी मुमकिन हो जाएगी। और अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ इतना स्ट्रांग नहीं है कि उन कोवलेंट कंपाउंड्स उन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की अपनी अट्रैक्शंस को ओवरकम नहीं कर पाते, तो फिर सोलिबिलिटी नहीं होगी। तो जैसे हमने फर्स्ट कंसेप्ट में असेस किया कि हमेशा एक पोलर सॉल्वेंट पोलर सोल्यूट को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सोल्यूट को डिसॉल्व करता है। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड डोमिनेंट है ओवर लैटिस एनर्जी, देन सोलिबिलिटी इज ओके, सोलिबिलिटी परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, सो सोलिबिलिटी परफॉर्म नहीं होगी। वो सोल्यूट मॉलिक्यूल, वो सोल्यूट कंपाउंड उन सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होंगे जब उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, डोमिनेंट होगी as compared to hydration energy. In this respect, I am going to discuss a very important point from exam. बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं, लाइक एग्जाम में इनका क्वेश्चन बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एल्कोहल्स हैं, अमाइंस हैं, ये वाटर में सॉल्युबल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इनको भी आप साथ में ऐड करें कि जब एग्जाम में इनका एमसीक्यूज बनेगा, सो यू मस्ट बी फैमिलियर कि जिनमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके, ये भी वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज नेचर ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट वन, नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, एंड सेकेंड वन इज डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। Non-directional nature of ionic compounds. Ionic bonds are non-directional and rigid in nature. They do not show the phenomena of isomerism. हम सब फेमिलियर हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ, सो दे आर रिजिड इन नेचर। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये जो बॉन्ड आप अप्लाई करते हैं आयनिक बॉन्ड्स के लिए, like NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सो ऑन, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें एक ही फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, एक ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। आइसोमेरिज्म में ये अप्लाई नहीं होते, बिकॉज आइसोमेरिज्म में आप सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला विद डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो इनका एक ही फार्मूला रहता है, इसके अलावा इनकी और कोई ओरिएंटेशन, कोई सेकंड फार्मूला इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो दे आर नॉन डायरेक्शनल एंड रिजिड इन नेचर। सेकंड वन, डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। आपने सिर्फ एक कंसेप्ट पे फोकस करना है कि नॉन डायरेक्शनल जो वर्ड था आयनिक के केस में, ये नॉन का वर्ड आपने उठाकर रिजिड के साथ रख दे, सो इट वुड बी नॉन रिजिड, और सेकंड वन जो है वो डायरेक्शनल रह जाएगा, right? So I just want to say that covalent compounds are non-rigid and directional in nature. इनकी forces इतनी strong नहीं होती like in case of ionic compounds. Secondly, ये आइसोमेरिज्म में अप्लाई होते हैं, आइसोमेरिज्म के फिनोमिना को शो करती हैं। एक सर्टेन एग्जाम्पल है आपके पास, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अप्लाई हो रहे हैं विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, C2H6O, we have 2 carbons, 6 hydrogens and 1 oxygen. With this same molecular formula, we are going to explain 2 different organic families. First one is ether and second one is alcohol. So with this same molecular formula, they show 2 different orientation in space.
दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनके पॉसिबल हैं। इन्हीं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो के साथ एक बार ये डाई मिथाइल ईथर की फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, एंड सेकंड वन इज एथानोल। सो ये आइसोमेरिज्म में परफॉर्म करते हैं। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये डायरेक्शनल इन नेचर हैं, इनकी जो ओरिएंटेशन है वो स्पेस में डिफरेंट भी हो सकती है, और वीक फोर्सेस की वजह से दे आर नॉन रिजिड इन नेचर। By practicing the nature of bonding, we can also study the reaction kinetics of ionic and covalent compounds. So first one is speed of reaction of ionic compounds. Ionic compounds exist in the form of ions in aqueous solution. The chemical reaction between ions occurs rapidly. The reaction is so rapid because no bond is to be broken, only a new bond is formed. बताने का मकसद ये था कि आप इसको स्टडी करें, आप इन टर्म्स को याद रखें, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट थिंग। अब जरा कंसेप्ट की तरफ आते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये बेटा ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन में आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और आइंस का रिएक्शन हमेशा फास्ट होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट is going to react with 1 mole of sodium chloride to furnish 1 mole of silver chloride plus sodium nitrate। सिंपली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सोडियम सिल्वर को डिस्प्लेस करे तो सोडियम नाइट्रेट बन जाए और सिल्वर क्लोरीन के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेशन बनती है, ये कंपाउंड ये प्रोडक्ट वाइट प्रेसिपिटेशन कैरी आउट करता है। सो ये आपके पास एक कंसेप्ट भी बन गया, एक क्राइटेरिया बन गया कि जब आपके पास प्रोडक्ट साइड पे वाइट प्रेसिपिटेशन कैरी आउट होगी तो आप असेस कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर हो चुका है। आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन रेट हमेशा फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है फेडरल बोर्ड का, क्योंकि इसमें अगेन वो दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, bond breaking as well as bond formation. In case of ionic compounds, already आपके पास ions available होती हैं, so half काम हो चुका है, ions available हैं, just आपने bond formation apply करना। But in case of covalent compounds, इनका reaction rate इसलिए slow होता है because they have to take both breaking and making of bonds। पहले bond break होंगे, फिर उसके बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन अप्लाई हो सकती है। सो कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन रेट स्लो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन रेट फास्ट होते हैं, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स ऑलरेडी अपने एक्वस सॉल्यूशन में आइंस की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। हाफ काम हो चुका है, जस्ट आपने बॉन्ड फॉर्मेशन अप्लाई करना था। ये 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से इसको अप्लाई करें, इक्वेशन यूज करें, और अगर एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो फिर भी आप फेमिलियर रहें कि आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन रेट हमेशा फास्ट होती है, कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन रेट स्लो होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस in an ionic crystal brings these ions very close to one another. This decreases the volume of the crystal and consequently as a result the ionic crystals have high density। हम सब फेमिलियर है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, सो कैटायंस और एनायंस को बिल्कुल क्लोज्ड कॉम्पैक्ट में आना पड़ता है, बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। एज अ रिजल्ट जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने से क्लोज्ड स्पेसिस में आएंगे तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियसली उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, डेंसिटी न्यूमेरिकल इक्वल है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास कांस्टेंट फैक्टर है, सो वॉल्यूम और डेंसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। बाय यूजिंग दिस अप्रोच जब आप स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अप्लाई करेंगे, जहन में इस बात को रखेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करने की बात होगी, सो ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ जाएगी। सो आयनिक कंपाउंड्स की डेंसिटी हाई होती है
just because of strong electrostatic forces of attraction. Next property which we are going to discuss is types of solids. Depending upon the nature of bonding, we have four types of solids. Ionic solids. First one consists of cations and anions held together by virtue of electrical attraction of the opposite charges. As we all know, ionic solids are formed by the complete transfer of electron from a metal to a non-metal like NaCl, कैल्शियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं. केटाइंस और एनाइंस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अप्लाई होती हैं. सो दिस वन इज फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स. सेकेंड टाइप इज कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स. दे कंसिस्ट ऑफ एटम्स held together in large network, giant network or chains by covalent bonds. जब भी कोवलेंट सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी दो फॉर्मेशंस होती हैं. या तो ये जाइंट नेटवर्क की फॉर्म में आते हैं, लार्ज नेटवर्क बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं लाइक डायमंड, या ये पैरेलल लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लाइक ग्रेफाइट. ग्रेफाइट पैरेलल लेयर्स की फॉर्म में होता है, हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं. और डायमंड जो है वो जॉइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में आता है. सो कोवलेंट सॉलिड जब भी शेयरिंग करती हैं, कोवलेंट सॉलिड्स में एग्जिस्टेंस आती है, तो ये दो फॉर्मेशन के मेथड्स हैं. नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. दे कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपके सिलेबस के सबसे वीक सॉलिड्स. फेडरल बोर्ड में एमसीक्यू बनेगा, आपको इन चारों सॉलिड्स को अरेंज करना पड़ेगा. एंड आई एम टेलिंग यू, आपके सिलेबस के सबसे वीक सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. सेकंड थिंग, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स दो तरह से एग्जिस्ट करती हैं. ये इंफॉर्मेशन है, कंसेप्ट है, आप ये अपने नोट्स में लिख सकते हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बी पोलर एज वेल एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं. इनकी कॉमन एग्जांपल्स में आइस है, वाटर है. ड्राई आइस CO2 गैस की फॉर्मेशन है, प्लस S8 का मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की टाइप में आते हैं. राइट. नेक्स्ट वन इज मेटालिक सॉलिड्स. कंसिस्ट ऑफ एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्डिंग. जिनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड, ये सब मेटालिक सॉलिड्स की एग्जांपल्स में आते हैं. राइट. अगर आप इनको ऑर्डर स्टडी करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें जिक्र किया, तो आप एक दफ़ा इसको अच्छा सा सीख लें, सुन लें. सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स हैं कोवलेंट, सबसे वीक सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड. राइट. ऑर्डर यू मेंटेन होता है, कोवलेंट सॉलिड्स इज ग्रेटर देन ionic solids, ionic solid is greater than metallic solid, metallic solid is greater than molecular solid. So concept में, स्ट्रेंथ में, हायर प्रायोरिटी पे, हाई प्रोफाइल में सबसे पहले कोवलेंट सॉलिड्स आते हैं और लीस्ट पे मॉलिक्यूलर, इन बिटवीन ionic and metallic solids. Hope so this order will be clear to all of you and this would be helpful for your exam point of view. Okay dear students, now I am moving towards last topic of this lecture, differences between metallic and covalent network solids. एक छोटा सा टॉपिक है एग्जाम में, इससे रेलिवेंट अगर MCQ बनता है तो आप वो अटैम्प्ट कीजिएगा. वैसे थ्योरेटिकली इस तरह से आता नहीं है, डिफरेंसेस बनते हैं और ये 6 चैप्टर में आगे डिटेल के साथ मौजूद है. आपका नेशनल बुक फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 6 है सॉलिड्स, उसमें ये लास्ट टॉपिक है, वहाँ इसके डिफरेंसेस मौजूद है. एनीवेज आपके सिलेबस में मौजूद है, सो हमें इस पे बात करनी है. लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मेटालिक सॉलिड्स. मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जैसा अभी हम सीख रहे थे. सोडियम है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, +1 का चार्ज अटेन करेगा. सेकंड वन मैग्नीशियम, सेकंड ग्रुप का मेंबर है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
+2 का चार्ज अटेन करेगा। एल्यूमिनियम है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, +3 का चार्ज अटेन करेगा। तो ये फेडरल बोर्ड का MCQ भी है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से सबसे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग किसकी होगी। तो बेटा ये डिपेंड करता है दो मेन फैक्टर्स पर। एक है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, जो आप बॉन्डिंग में प्रोवाइड करते हो वो मेटल प्रोवाइड करता है, प्लस वन मोर थिंग, उनका साइज। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटालिक सॉलिड मेटालिक बॉन्डिंग, और साइज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इन दोनों फीचर्स को आप अगर माइंड में रखें तो एल्यूमिनियम विन कर जाता है। आई रिपीट, एल्यूमिनियम बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से, और साइज भी सबसे कम, जब +3 का चार्ज अटेन करेगा तो जो केटाइन फॉर्मेशन होगी, जो साइज रहेगा वो सबसे लीस्ट आएगा फॉर एल्यूमिनियम। सो दोनों फीचर से सपोर्ट होता है और एल्यूमिनियम विन करता है, राइट। थोड़ा सा डेफिनेशन दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। The crystalline solids in which metal atoms are held together by metallic bonds are known as metallic solids. अच्छे कंडक्टर हैं, they can be malleable, they can be ductile, that means they can be converted into wires and sheets. ये इनकी प्रॉपर्टीज में आता है, अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सेकेंड वन इज कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि इसमें दो मेन फॉर्मेशंस बनती हैं, कंसेप्ट आपके माइंड में है। एक जॉइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स आते हैं, और एक पैरेलल लेयर्स की फॉर्म में आते हैं। फोर्सेस इनमें सबसे स्ट्रांग होती हैं, जैसे मैंने अभी आपसे प्रीवियसली डिस्कस किया कि कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आपके सिलेबस के सबसे स्ट्रांग सॉलिड्स, राइट। सो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं, लेकिन ये पुअर कंडक्टर है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं इनमें हार्डेस्ट सब्सटेंस मौजूद होते हैं, लाइक डायमंड इज वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल। हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन एग्जिस्ट करता है, इसका कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर है। इसके लिए जो टेम्परेचर की रेंज है वो 3500 डिग्री सेल्सियस है। सो कैन यू इमेजिन कि इसकी फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट से हैं, कि इसके लिए इतना हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। यही सारे कंसेप्ट, यही सारे फीचर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आप इन्हें अपने पास आउटलाइन करें, नोटबुक में साथ लिख सकते हैं, MCQs के लिए फॉर्मेट बना सकते हैं, याद रखिएगा, प्लस इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इट्स अ सिंपल टॉपिक एंड जस्ट अ पैरेलल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। होप सो ये आपके लिए क्लियर होगा। कोवलेंट सॉलिड्स में जिस तरह से सेकंड फॉर्मेशन की बात की थी पैरेलल लेयर्स में, तो वो ग्रेफाइट एग्जांपल आता है। 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं, और फिर डिफरेंट नेटवर्क सॉलिड में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होता है। ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये फेडरल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs एग्जाम में आ चुके हैं। डायमंड में कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सिलिकॉन का 4 है, और क्वार्ट्ज के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन की जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज 2। सो दिस वाज ऑल अबाउट regarding the basic definition, their formation, their existence, and parallel difference between metallic and covalent network solids. Okay, dear students, in the end, would like to thank all of you, and I hope so that this lecture will help for your concept strengthening as well as for your exams preparation. Take care of yourself. Allah Hafiz.